हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वीडियो बाय मोहन। और आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 माइनर पेपर टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का। और इसको आज हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 3-4 क्वेश्चन का संग्रह होगा। और जैसे कि विकास कैसे हुआ टूरिज़्म का, उसमें क्या-क्या फैक्टर आया, तो इन सभी को हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला को, परिवहन प्रणाली का विकास। जो परिवहन है दोस्तों, गाड़ी सबका विकास कैसे हुआ, हम एक-एक करके समझेंगे, ठीक है। परिवहन प्रणाली का विकास मानव सभ्यता का क्रमिक विकास की एक अभिन्न कहानी है। जो परिवहन का विकास है ना दोस्तों, इस पे एक कहानी बनी हुई है, जैसे कि होमर आदि मानव से लेके एक अभी तक क्या क्या हुई है। जैसे कि आदम काल में पैदल चलने से लेकर आज सुपरसोनिक विमानों तक का सफर विज्ञान का तकनीकी का जीत को दर्शाता है। से आदम काल में दोस्तों क्या था कि हम लोग पैदल चलते थे, हमारा से हम बोला गया था आदम काल में पहले बंदर थे, धीरे धीरे विकास हुआ, फिर उसमें हम लोग पैदल चलते थे और अभी सुपरसोनिक विमानों तक पहुंच गए हैं। नीचे परिवहन प्रणाली के विकास का विस्तृत दिया विवरण है, ठीक है दोस्तों। नीचे हम देखते हैं उसका पॉइंट को कैसे कैसे विकास हुआ है। प्रारंभिक युग, अर्ली एरा, ह्यूमन एंड एनिमल पावर। सभ्यता की शुरुआती दौर में मनुष्य केवल अपनी शारीरिक शक्ति, जो सबसे दोस्तों, जब मनुष्य का शुरुआत हो रहा था मतलब प्रारंभिक युग में, उसमें केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। मतलब मनुष्य जो है शारीरिक शक्ति से ही जो कर सकते थे वही करते थे। धीरे धीरे उसने जानवरों को पालतू पालतू बनाया। फिर धीरे धीरे क्या किया दोस्तों, पालतू बना के उससे काम को इस्तेमाल में लिया, जैसे कि सामान को इधर से उधर ले जाना। तब जानवरों को पहले पालतू बनाओ, फिर उसे पालो, उसके साथ रहो, और फिर उससे क्या किया, अपने सामानों को धोवाया ताकि इधर से उधर को सामानों को आसानी से ले जा सके। मैनुअल ट्रांसपोर्ट, शुरुआत में मनुष्य सामान को अपने सिर या कंधों पर ढोते था। पहले क्या था दोस्तों, मैनुअल में खुद पर निर्भर था, तो वो अपना कंधों पर या माथा पर रख के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता था। फिर एनिमल आया, ट्रैक्शन। उसमें क्या था, बाद में घोड़ों को, ऊँटों को, गधों को मतलब सामान को ले जाने के लिए उससे मदद लिया, ताकि उसके पीठ पर रख के, और या फिर बैलगाड़ी, जब अभी चक्का तो बना नहीं था तो पहले उसी पर रख के ले जाता था। फिर चक्का का निर्माण हुआ तो फिर बैलगाड़ी बना, तो फिर ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो ऐसे बना धीरे धीरे। इसका विकास को देखते हैं। हाँ तो देखिए, पहिए का आविष्कार। अब पहिया भी बन गया। कितना परिवहन के इतिहास में पहिया का आविष्कार 3500 बीसी पूर्व हुआ था। इसे क्रांतिकार मोड़ बोल रहे हैं। इस यहाँ पे बहुत क्रांति हुई थी, मतलब जब पहिया बन गया तो इसे बैलगाड़ी सब बना था, तो देखते हैं फिर सामान को ले जाना है अभी आसान बना दिया। जब पहिया बना तो सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत ही आसान बना दिया गया। वुडन कार्ट, पहिया की मदद से लकड़ी की गाड़ियाँ। जब जब पहिया बन ही गया तो फिर वुडन कार्ट, उसको फिर गाड़ी बना दिया, उसी को चार चक्के जोड़ के गाड़ी बना, जिससे व्यापार, युद्ध, शैलियाँ भी भारी बदलाव, जैसे कि व्यापार में, युद्ध में, सब में, इस सब में अपडेट हो गया कि फिर हम अब चक्कों की मदद से आना जाना कर सकते थे। एफिशिएंसी, पहिया एफिशिएंसी का मतलब दोस्तों कैपेसिटी क्या है दोस्तों, पहिया ने घर्षण को कम कर दिया, वो ना फ्रिक्शन को कम कर दिया, और जिसमें कम ऊर्जा अधिक दूरी तय करना संभव हुआ। उसमें ऊर्जा बहुत कम खत्म होता था, क्योंकि गोला था तो तुरंत ही आगे बढ़ जाता था, और उससे ऊर्जा बहुत कम लगती थी, और फिर ऊर्जा कम लगती थी और उससे बहुत दूरी तक हम लोग बहुत दूरी तक तय किए। जल परिवहन का विकास, जल में देखते हुए दोस्तों परिवहन का कैसे विकास हुआ। सड़क मार्ग से पहले जल मार्ग पर भारी व्यापार का मुख्य जरिया था बने। पहले सड़क से दोस्तों, सड़क पे हम बहुत कम थे, क्योंकि सड़क तो बना भी नहीं था। तो उससे हम लोग ना, उससे पहले हम लोग पानी के मार्गों से व्यापार करते थे। जैसे कि प्राचीन सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी ने नदियों और समुद्रों का कुशलता से उपयोग किया। जैसे प्राचीन सभ्यता जैसे सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो सब में, वहाँ पे जो था समुद्र और नदियों से ही व्यापार हुआ जाता था। उस समय सड़क बने नहीं थे, तो नदियों से, समुद्रों से ही व्यापार किया जाता था। राफ्ट्स एंड कैनोज, शुरुआती समय में लकड़ी के लट्ठों से बनी नावों का उपयोग करते थे। जब शुरुआतों में दोस्तों नाव नहीं बना था, तो बड़े बड़े पेड़ों को काट के उसका, उसमें नाव जैसा मतलब गड्ढे करके शेप बना के उससे नाव का प्रयोग करते थे। फिर दोस्तों कपड़े वाला सैलिंग शिप, यानी जो कपड़ों पे, नाव के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता था ऐसे करके, और फिर उसके हवा के माध्यम से वो नाव चलता था। हवा की शक्ति का उपयोग करने के लिए वाली नाव। फिर आया दोस्तों स्टीम शिप, मतलब जो भाप से मतलब चलता था हमारा नाव। 19वीं सदी में भाप का इंजन ने जहाज़ों और हवा और लहरों की अनिश्चितता से मुक्त कर दिया। जब भाप इंजन बन गया दोस्तों, तो हवा और लहर वाला और हवा से चलने वाले जहाज़ों को मुक्त कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति और भाप का इंजन, जब भाप का इंजन, तो सब ट्रेन, जेम्स वाट ने ट्रेन का इंजन, जो भाप वाला इंजन बनाया था, तो उससे भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही आसान हुआ।
18वीं 19वीं सदी में परिवहन में सबसे बड़ा तकनीक उछाल आया। 18वीं और 19वीं सदी में सबसे बड़ा उछाल आया क्योंकि उसमें भाप का इंजन बन चुका था। तो उसके बाद दोस्तों रेल एज आ गया, फिर रेल बना। 1825 में पहली सार्वजनिक रेल बनी। फिर रेल एज 1825 में पहली सार्वजनिक रेल शुरू हुई क्योंकि अब जब भाप का इंजन बन गया दोस्तों, तो रेल का इंजन ही बना। इसने देशों का आंतरिक हिस्सों को जोड़कर औद्योगिक विकास को गति दी। और जब ये बन गया तो जब एक दूसरे देश को एक दूसरे हिस्से को जोड़कर व्यापार में विकास दिया, आर्थिक विकास हुआ, रोडों का विकास हुआ। मासिव ट्रांजेक्शन मतलब मतलब बहुत मात्रों में एक जगह से दूसरी जगह को सामान को ले जाना। रेलगाड़ियों की बड़ी मात्रा में कच्चे माल और यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता को विकसित की। रेलगाड़ी में क्या हुआ दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी यूज करने लगे और बहुत से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद करने लगे। ऑटोमोबाइल और आंतरिक दहन इंजन। ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ियों का जब इंजन बना, धीरे धीरे जब रेल भाप इंजन फिर गाड़ियों का इंजन बनने लगा, तो उसमें 19वीं सदी में ना दोस्तों आईसी इंजन बन गया था, मतलब गाड़ियों का इंजन बनने लगा था, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि उसमें कैसे उछाल आया। मोटराइज्ड व्हीकल कार, बस और ट्रकों का आने से सड़कों का जल बिछाएगा। जब दोस्तों कार बन गया, बस बन गया, ट्रकों बन गया, तो फिर सड़कों का जाल बिछाएगा क्योंकि वो चलेंगे कहाँ पे, खराब रास्ते में तो चलेंगे नहीं, फिर सड़क बनाए गए। अब लोगों बिना निश्चित समय सरनी के कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र थे। अब जब वो रास्ता बन गया दोस्तों, तो अब मनुष्य लोग कहीं भी जा सकते थे रास्ता कार, बस, ट्रक का ही प्रयोग करके। हाईवे सिस्टम, सड़क परिवहन ने डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रदान की। जब रास्ता बन गया दोस्तों, तो ट्रेन क्या था दोस्तों, वो घर तक नहीं जा सकता था। वो मतलब एक जगह तक पहुंच सकता था, लेकिन घर से घर तक नहीं जा सकता। लेकिन सड़क दोस्तों घर तक पहुंचता, डोर टू डोर सिस्टम हुआ दोस्तों, क्योंकि हाईवे, रोड और सड़क, पतली गली आपके घर तक जाते हैं। वायु परिवहन का उदय, फिर ना दोस्तों जब सब कुछ बन गया, फिर एरोप्लेन का भी खोज हुआ जो हवा में चले। उसका खोज किसने किया दोस्तों, यहाँ 20वीं सदी के शुरुआत में राइट ब्रदर ने विमान उड़ाकर परिवहन का सीमाओं को ख़त्म कर दिया। राइट ब्रदर नाम का एक व्यक्ति था, दो भाइयों था दोस्तों, जो कि विमान का खोज किया था और परिवहन सीमाओं का ख़त्म कर दिया। मतलब विमान उड़ाकर परिवहन सीमाओं का ख़त्म कर दिया कि नीचे ऊपर से पहुँचेंगे। एविएशन रेवोल्यूशन, हवाई जहाज़ ने महीनों का यात्रा घंटों में बदल दिया। जब हम लोग पानी से ट्रैवल करते थे दोस्तों नाव के माध्यम से, तो हमें महीनों दिन का समय लगता था, लेकिन हवाई जहाज़ से हम वहाँ 5 घंटे 10 घंटे में जा सकते थे। इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। और जब हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ दोस्तों, तो इसको पूरा दुनिया को एक विलेज बना दिया गया। मतलब कि विलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमें कुछ समय लगते हैं, तो इसी तरह पूरा दुनिया को यह विलेज बना दिया। यहाँ से यहाँ जाने में भी कुछ समय लगने लगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन में जबरदस्ती वृद्धि हुई। फिर ना दोस्तों जब हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ, तो इस देश से उस देश में व्यापार बहुत तेज़ी से होने लगा, और फिर पर्यटन, जो पर्यटक लोग भी होते हैं ना, वो भी घूमने जाने लगे, और उसमें भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ। आधुनिक और भविष्य की दिशा, मॉडर्न ट्रेंड्स एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। आज हम परिवहन के इस ऐसे युग में हैं जहाँ गति के साथ साथ स्थिरता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आधुनिक तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन यहाँ अस्थिरता आने की, पर्यावरण को, आगे आने वाली पीढ़ी को, सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा ना। तो वही यहाँ बताया कि इस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जीवाश्म ईंधन का कम करने के लिए बिजली से चलने वाले वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। से इलेक्ट्रिक फॉसल फ्यूल से, जो पहले पेट्रोल से चलते थे गाड़ियाँ, बैटरियों से बनाए जा रहे, ताकि प्रदूषण कम हो सके और आने वाली सस्टेनेबिलिटी बना रहे, आने की पर्यावरण को नुकसान ना हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ बचा रहे। हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन और मैगलेव जैसी तकनीकी ज़मीन पर उड़ने जैसा अनुभव दे रही है। यहाँ जो बुलेट ट्रेन है दोस्तों, वो ज़मीन पे ही एकदम इतना तेज़ चलता है कि लगता है कि ये ज़मीन पे उड़ रहा है। तो इसे यहाँ बोला मैगलेव ट्रेन 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है दोस्तों। ये हाइपर लूप और स्पेस ट्रैवल जैसी भविष्य में हाइपरलूप और व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा परिवहन का नई परिभाषा लिखेगा। हाइपरलूप है जो दोस्तों, मतलब ये 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और स्पेस ट्रेवल जैसे कि अभी स्पेस एक्स ने मतलब क्या बोलते हैं, मार्स मिशन रखा है, वो सब जब भविष्य में बनेंगे तो ये सब नई परिभाषा लिखेंगे। इसके विकास से जुड़े कारक, अब इसके विकास कैसे हुए दोस्तों, धीरे धीरे हम इसके विकास के कारक को देखते हैं। परिवहन प्रणाली का विकास केवल संयोग नहीं था, जो परिवहन का विकास था दोस्तों, ये सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि
इसके कई महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। इन कारकों को मिलकर तय किया गया परिवहन कब, कहाँ और कैसे विकसित होगा। इतने सारे कारक बने कि इससे पता चला कि कब, कैसे और कहाँ विकसित करना चाहिए परिवहन को। यहाँ परिवहन प्रणाली के विकास से जुड़े प्रमुख बातें नीचे दिए गए। जैसे यहाँ पे विश्लेषण करते हैं कुछ भौगोलिक कारक। किसी भी क्षेत्र को बनावट वहाँ से परिवहन के साधनों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जो कि जैसे कि दोस्तों कहीं भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, वहाँ के बनावट की मतलब बनावट का, जैसे बनावट जैसे कहीं पहाड़ी इलाका होता है, कोई समतली क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि कैसे उसका भौगोलिक विकास किया जाए। टोपोग्राफी, स्थलाकृति। मैदानी इलाकों में सड़क और रेल मार्ग बनाना आसान है। वही बताया ना दोस्तों कि जैसे कि कोई मैदानी, वहाँ पे सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना बहुत ही आसान होता है, सस्ता भी होता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में यह चुनौतीपूर्ण और महंगा होता है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे टनल बनाना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा, तो बहुत महंगा भी पड़ेगा और बहुत मुश्किल भी होता है। ये अब एबिलिटी ऑफ वाटर बॉडीज को देखते हैं। जल निकाय का उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में बारहमासी नदियां या लंबी तट शाखाएं होती है, वहाँ जल परिवहन का विकास तेजी से होता है। जहाँ पे दोस्तों कोस्टल एरिया यानी समुद्री और नदियाँ जो बारहमासी यानी 12 माह जहाँ पे पानी होती है जो नदी में, वहाँ पे जल परिवहन बहुत तेजी से विकास होता है। तकनीकी प्रगति, जो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट, नई तकनीक और मशीनों के आविष्कार ने परिवहन को गति और दक्षता में बदला है। जब नए नए तकनीक आए दोस्तों, उसमें मशीन आए, नए नए बड़े बड़े मशीन आए, तो परिवहन बहुत तेजी से और बहुत जल्दी जल्दी बदला है। इन्वेंशन ऑफ इंजन, इंजन की खोज दोस्तों, भाप के इंजन फिर लेकर इंटरनल कंबसन आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर तक तकनीक ने ही परिवहन को आधुनिक बनाया है। इससे पहले भाप का इंजन आया, फिर स्टीम इंजन, फिर आई इलेक्ट इंटरनल इंजन। दोस्तों ये सब इंजन क्या है दोस्तों, ये सब बहुत तेजी से एक बड़े बड़े इंजन, बहुत पावरफुल इंजन ने परिवहन को मजबूत बनाया है। मटेरियल एंड इंजीनियर, सामग्री और इंजीनियरिंग, मजबूत स्टील, हल्के एल्युमिनियम और आधुनिक निर्माण तकनीकी ने लंबे पुलों, सुरंग और विशाल विमानों को निर्माण संभव किया है। जो एल्युमिनियम दोस्तों बहुत हल्के होते हैं, उससे बहुत मजबूत मजबूत पुल बन जाते हैं और विमान भी उसी से बनाए जाते हैं। आर्थिक कारक, परिवहन और अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से पूरक है। व्यापार की जरूरत ही परिवहन के विकास का मुख्य कारण है। परिवहन ना दोस्तों अर्थव्यवस्था का एक ना प्रोपोर्शनल है। व्यापार जो है वो परिवहन का जरूरत है। अगर आपको व्यापार करना है तो परिवहन एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाने के लिए बहुत आसानी होता है, तो वही प्रोपोर्शनल है इसका। इंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कच्चे माल को कारखानों तक लाने का, तैयार करना, बाजारों तक पहुंचाना, यही सब बताया गया इसमें। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्यिक, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। जैसे पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, हर देश से व्यापार करने पर, इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया। कार्गो शिप और हवाई जहाज के मार्गों से करने लगा, बड़े बड़े कार्गो शिप से व्यापार बढ़ा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, सरकार की नीतियां और राजनीतिक जरूरतों भी परिवहन तंत्र आकार देते हैं। सरकार की नीतियाँ दोस्तों परिवहन में वो सब सारे पर्यटक स्थल में सरकार की नीतियाँ अगर अच्छी हो तो परिवहन तंत्र आकार देती है। मतलब परिवहन उसके कानून अच्छा हो तो सारी सभी गाड़ियाँ, कार्गो, सब ट्रैवल अच्छे से होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट, सरकारी नीतियाँ और निवेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो रेल और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सरकारी फंडिंग और योजनाएं अनिवार्य होती है। इस सब राष्ट्रीय राजमार्ग और मेट्रो रेल का निर्माण के लिए क्या दोस्तों सरकारी फंडिंग करेगी, तब तो ये बनेगा जाके। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, रक्षा और सुरक्षा, सीमाओं तक सेनाओं की हथियार को तेजी से पहुंचाने के लिए सरकार अक्सर रणनीतिक सड़कों और रेलवे लाइनों का विकास करती है। अगर सीमाएं पर जब अक्सर बाउंड्री लाइन पे ही लड़ाई होती है, जब जो देश हमारे बाउंड्री लाइन से शेयर करते उधर लड़ाई होगी, वहाँ पे तेजी से हथियार पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रणनीतिक सड़कों और रेलवे लाइन का विकास करना होगा, तभी तो वहाँ पे समय से पहले ही हथियार पहुँचाया जा सकेगा। जनसंख्या और शहरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जहाँ लोग अधिक होंगे वहाँ परिवहन की मांग भी अधिक होगी, जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ तो परिवहन ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। अर्बन स्पैरल, शहरों का विस्तार के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस, रैपिड ट्रांजिट और लोकल ट्रेनों का विकास अनिवार्य होता है। जहाँ वही बताएं जहाँ शहरी का फैलाव होगा, जैसे जैसे शहर बढ़ते जाएगा वहाँ पे आपको सब चीज़ का सुविधा देना पड़ेगा, वरना फिर वहाँ पे विकास हो ही नहीं सकता है। डिमांड फॉर मोबिलिटी, गतिशीलता की मांग, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जैसे बोल रहे हैं जब अभी भारत का सबसे तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है और लोगों को बेहतर जीवन शैली का चाहना,
यहाँ क्या जब जनसंख्या बढ़ता है तो सब लोग चाहता है कि मेरा जीवन शैली अच्छा से अच्छा हो, तो परिवहन साधनों का मांग को बढ़ाया है और सभी लोग चाहते हैं कि मेरा खुद का परिवहन हो जिससे कि अपना साधनों को हम पूरा कर सके। पर्यावरणीय कारक, कुछ पर्यावरण के कारक देखते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण परिवहन के विकास की दिशा तय कर रहा है। जो वर्तमान समय से परिवहन जो पर्यावरण और परिवहन का विकास दिशा दोनों एक दूसरे से तय है। जैसे परिवहन ज़्यादा रहता है तो पर्यावरण को थोड़ा सा क्षति होता है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन को कम करने, दबाव और ग्रीन ट्रांसपोर्ट जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और बायोफ्यूल को विकास को गति दिया है। वही बताया ना कि क्लाइमेट चेंज होता है, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उससे कुछ दिखाई उखाई भी नहीं देता है। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बैटरी से चलने वाले वो सब का भी निर्माण हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास, अब ऐसा परिवहन तंत्र पर ध्यान दिया जा रहा है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों सुरक्षित रखते हुए प्रदूषण मुक्त हो। मतलब सतत विकास क्या होता है दोस्तों, जो आने वाला भविष्य उसके लिए हमें अभी जो जैसे कोयला है वो सब बचा के रखना, ताकि आने वाले पीढ़ी भी हमें वो सब को देख सके, और हमें अभी इलेक्ट्रिक जो पॉल्यूशन कम करना है, तभी तो पर्यावरण बचा हुआ रहेगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। पर्यटक के परिवहन का भूमिका, जो पर्यटन में जो परिवहन की भूमिका, इसका तो मैंने एक अलग क्वेश्चन भी बनाया है दोस्तों, इसका वीडियो आप देख लेना, वो तो बहुत ही लंबे पॉइंटों में है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्यटन और परिवहन एक दूसरे के पूरक है, बोला ना। पर्यटन जो है और परिवहन गाड़ी वाला एक दूसरे का मतलब प्रोपोर्शनल है। बिना परिवहन के पर्यटक संभव नहीं। अगर जो परिवहन अगर गाड़ी घोड़ा ना हो तो पर्यटन संभव ही नहीं है। बिना पर्यटन के परिवहन उद्योग का विकास अधूरा है। अगर परिवहन नहीं हो तो उसका पर्यटक का जो उद्योग है वो पूरा अधूरा ही रहेगा, आधा अधूरा रहेगा। पर्यटन में परिवहन का भूमिका और इसका विभिन्न माध्यमों का विवरण नीचे दिया गया है। नीचे देखते हैं दोस्तों, पॉइंटों का उल्लेख कर देखते हैं। पर्यटन में परिवहन का भूमिका, एक्सेसिबिलिटी, परिवहन दुर्गम और दूर दराज पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के लिए सुलभ बनाता है। आपको कहीं भी जाना है तो परिवहन ही उस जगह तक पहुंचाएगी आपको। सुविधा और समय, आधुनिक परिवहन साधनों जैसे बुलेट ट्रेन, विमान यात्रा, यहाँ क्या अधिक सुविधा और समय, सुविधा और समय दोस्तों पॉइंटों को याद रखना कि यहाँ पे आपको समय कम लगेगा और सुविधा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में परिवहन नेटवर्क का विस्तार स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचा में विकास को बढ़ावा देता है। आर्थिक का मतलब दोस्तों जो जहाँ पे पर्यटक जहाँ जाते हैं परिवहन से, तो वहाँ पे आपको जो निजी है ना जहाँ के जहाँ जाते हैं वहाँ पे विकास होने लगेगा, वहाँ पे आर्थिक का बढ़ावा होने लगेगा। अनुभव, कुछ परिवहन साधन जैसे रोपवे या क्रूज अपने आप में ही पर्यटक है। हाँ दोस्तों, कुछ जैसे कि क्रूज, रोपवे और क्रूज है ना, ये खुद चाहते हैं कि हम यही करें। रोपवे मतलब जो ग्लाइड करते हैं रास्ते रस्सी से जाके, वो खुद में एक टूरिज्म है। तो वही वो भी करने के लिए बग्गी बग्गी जंपिंग, ये सब खुद में एक टूरिज्म है। पर्यटक के आधुनिक साधन, मोड्स ऑफ टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन, ठीक है। यह लंबी दूरी तय करने की यात्रा सबसे लोकप्रिय और किफायती साधन है। आपको लंबा दूर जाना है और कम पैसों में जाना है तो आप रेल को चूज करोगे। रेल, सामान्य एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन, बहुत उसमें बहुत प्रकार की ट्रेन होती है। सामान्य एक्सप्रेस होता है, सुपर फास्ट ट्रेन होता है, किसी से भी जा सकते हो। मेट्रो, मेट्रो भी सब मेट्रो बड़े शहरों में के भीतर दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने का सबसे तेज साधन है। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में उधर मेट्रो चलते हैं, क्योंकि उधर घूमने के लिए मेट्रो ही सबसे सुविधा और सबसे तेज होता है। बुलेट ट्रेन, उच्च गति वाला यात्रा जो विशेष रूप से जापान और यूरोप में पर्यटक का आधार है। बुलेट ट्रेन तो अभी भारत में नहीं आया, लेकिन जापान और यूरोप में उधर चलते हैं, तो विशेष रूप से जापान और यूरोप में यहाँ, तो उधर पर्यटक स्थल घूमने के लिए सभी लोग बुलेट ट्रेन का ही प्रयोग करते हैं। टनल रे को देखते हैं, ठीक है, रेल को। पहाड़ों या समुद्र के बीच बनी सुरंगों जैसे यूरोस्टर से गुजरने वाली ट्रेन, ये सब बहुत से, अभी लद्दाख समय भी अभी बहुत से सुरंग बने, जिधर वहाँ असम के साइड भी अभी ट्रेन चल रहे हैं सुरंगों वाले। सड़क परिवहन, यह डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सड़क क्या है, उसको आपको घरों तक पहुंचाया जाएगा। मतलब ट्रेन तो आपको क्षेत्र तक मिल सकता है, लेकिन सड़क आपके घर तक आ सकता है, इसीलिए डोर टू डोर कनेक्टिविटी बढ़ाता है। इसमें बसें, टैक्सी, निजी और कार, बाइक, स्टेल रेंटल शामिल है। इसमें रोड टू रोड में क्या आपको बस, कार, साइकिल के सब रेंट पर मिलते हैं। यहाँ पहाड़ क्षेत्रों और गाँवों तक पहुँचने का मुख्य जरिया है। जो ये है, ये आपको घरों तक, गाँवों तक एकदम पहुँचने का मुख्य जरिया, यही आपको पूरा मुख्य स्थल तक पहुंचा सकता है। जल परिवहन, यह विलासित और मनोरंजन के लिए जाना जाता है। हाँ, जल में आप क्यों जाओगे दोस्तों, वहाँ पे वो बहुत ही फन मिलता है। आप बहुत ही घूमने के जल के अंदर आप लोग फन करोगे, डाइव करोगे, तो वो एक मनोरंजन का लिए वहाँ जाना जाता है। क्रूज,
समुद्र में तैरता हुआ एक आलीशान होटल जहां यात्री यात्रा के साथ साथ मनोरंजन का आनंद लेता है। क्रूज में ना दोस्तों सब कुछ होता है, होटल होता है, रूम होता है, जिम होता है, तो वो क्रूज ना सब कुछ एक बड़ा सा जहाज के अंदर होता है जो कि आप उसमें आनंद ले सकते हैं। नौकायान, बोट फेयर्स, नदियाँ और झीलों का सैर के लिए आप कोई कोई नदियाँ घूमते हैं, जंगलों के किनारे जो नदियाँ होता है उसमें पतले पतले बोट होते हैं जो फेयर्स को घुमाते हैं और आपको पर्यटन का मतलब स्थल जो होता है उसको घुमाने में मदद करते हैं। हवाई परिवहन को देखते हैं दोस्तों। सबसे तीव्र साधन जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का संभव बनाता है, जो सबसे तेज है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय है, एक देश से दूसरे जगह को पहुंचाने में सबसे जल्दी हवाई परिवहन ही है। इसमें सामान्य कमर्शियल फ्लाइट्स और चार्टर्ड प्लेन शामिल है। इसमें जो कॉमर्शियल होता है, प्राइवेट होता है, ये सब सब इसी में शामिल होते हैं। विशेष परिवहन साधन, विशेष में कौन सा आएगा दोस्तों? रोपवे आएगा, स्पेस स्पेस व्हीकल आएगा, जैसे कि अभी सपना देख रहे हैं कि स्पेस टूरिज्म होगा, चांद पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, तो ये सब सब अभी भविष्य के लिए देखा गया, लेकिन ये जब आएंगे तो कितना अच्छा होगा। टिकट बुकिंग में टूर एजेंसियों का भूमिका, जो हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं उसमें टूर एजेंसियों का क्या भूमिका होता है दोस्तों, ये भी देखेंगे, ठीक है। पर्यटन उद्योग में एक टूर एजेंसी की भूमिका केवल टिकट बुकिंग करने का तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पर्यटन की पूरी यात्रा को सुगम और तनाव मुक्त बनाने का काम करती है। अब ट्रैवल एजेंसी क्या करती है पता है दोस्तों? एक जगह कोई भी, जैसे कि आप मुंबई घूमने जा रहे हो, तो वो ना आपको एक पूरा पैसों के साथ साथ सब कुछ, वो होटल देती है, घूमने का जगह सब कुछ देती है, तो ना आपको एक ही बार में पैसा पे करो और सब कुछ उसका मजा लो। तो ये ट्रैवल एजेंसी का काम होता है और सब कुछ देती है, लेकिन आप अकेले घूमने जाओगे तो आपको हर जगह का अलग अलग खर्चा देना पड़ेगा, हर जगह अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए ट्रैवल एजेंसी ऐसा सारा एक बार में लेती है और सारा सुविधा एक बार में ही दे देती है। टिकट बुकिंग, वीज़ा आवेदन और टूर पैकेज के संदर्भ में इनकी भूमिका का विस्तार एक वर्णन नीचे दिया गया। ये सब सारा कुछ ना वो दोस्तों एक ही फंड में सब कुछ दे देते हैं। टिकट बुकिंग में भूमिका, टूर एजेंसियाँ एयरलाइंस, रेलवे और अन्य परिवहन पदार्थों के लिए अधिकतर एजेंट के रूप में कार्य करती है। ये सब एजेंट होते हैं दोस्तों, परिवहन का, रेलवे का, सबका बुकिंग एक साथ ही दे देते हैं। सर्वोत्तम दरें, बेस्ट रेट्स में, मतलब जो जो इसमें पैसे होंगे दोस्तों कम से कम में कोशिश करते हैं। एजेंसियों के पास ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंच होती है, जिससे वे विभिन्न एयरलाइंस की कीमत को तुलना करके पर्यटक को सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प देती है। इन लोग के पास ना बहुत सी पहचान भी होते हैं और कोई कोई अच्छे से सिस्टम भी होते हैं जो कि कम से कम दामों में पता करके वो बुकिंग करते हैं। सीट उपलब्धता, अक्सर एजेंसियों के पास जो ना टिकटों का कोटा या पहले से बुक की सीटें होती है, जो कि जो पीक सीजन में भी पर्यटकों को मिल सकती है। हाँ, आप कभी कभी पीक सीजन में ना दोस्तों आपको सीट नहीं मिलेगा, लेकिन एजेंसियों से आप अगर कांटेक्ट करते हो तो आपको पक्का सीट मिलेगा और कम दामों पे मिल जाएगा, क्योंकि ये पहले से बुक करके रखते हैं, या तो इनके पास कोई पास होता है जो कि इनको मिल जाता है टिकट। जटिल रूटीन, जो यदि किसी यात्रा में कोई स्टॉप और अलग अलग एयरलाइन शामिल है तो एजेंट इसे एक सुस्थितिक क्रम में बुक करते हैं। अगर बहुत सा, जैसे कि आप ना फ्लाइट चेंज करना होता है कभी कभी, तो ना एयरलाइंस का काम होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से बुकिंग करेंगे ताकि आपको कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। रद्द करना और रिफंड, टिकट कैंसिल होने या उड़ान में बदलाव होने होने पर रिफंड या रीबुकिंग का जिम्मेदारी एजेंसी सम्मिलित करती होती है। अगर आप चाहें तो आप अपना टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, उसमें सब एजेंसियां आपको सम्मिलित करती है, उस एजेंसियां इसका रिफंड का जिम्मेवारी एजेंसियां लेती है। वीजा आवेदन और दस्तावेज, वीजा आवेदन और दस्तावेज में देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सबसे कठिन काम वीजा प्राप्त करना होता है। हाँ, अगर आप कोई भी देश जा रहे हो तो वहाँ का वीज़ा लेना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। एजेंसियाँ यहाँ वीज़ा का कंसल्टेंट का भूमिका निभाती है, और यहाँ पे क्या जो एजेंसियाँ होती है जैसे वीज़ा कंसल्टेंट, यानी कि आपके तरफ से ये बात करें ताकि आपको वीज़ा मिल सके जल्द से जल्द। दस दस्तावेज, मतलब जो दस्तावेज होता है उसका, वे पर्यटन को बताते हैं कि ये कौन सा दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, पासपोर्ट की वैधता जरूरी है ताकि आवेदन खारिज ना हो। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे दोस्तों तो वो उनके देश के कोई जांच एजेंसियाँ चाहे चेक करते हैं, उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, इसीलिए वो सब आपको पहले से एजेंसी लोग बता देते हैं ताकि रिजेक्ट ना हो। फॉर्म भरना, दूतावास के जटिल फॉर्म को भरने में मदद करना। आप एम्बेसी जाओगे, जो देश जाना चाहते हो उस एम्बेसी का फॉर्म भरोगे, एम्बेसी में वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट ना होने की वजह से बहुत जटिल प्रोसेस से वो सब एजेंसियाँ बताती है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अपॉइंटमेंट स्केड्यूल जो होता है, जो अपॉइंटमेंट, दूतावास आप जाओगे तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके ही जाओगे,
या वीज़ा केंद्र जैसे VFS ग्लोबल के साथ इंटरव्यू या बायोमेट्रिक्स के लिए समय तय करना, इससे सब दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ा बायोमेट्रिक्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, तब जाके आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा और आप जाके फिर आपका वीज़ा अप्रूव होगा। अपडेट जानकारी, वीज़ा नियमों में लगातार बदलाव होते रहते हैं। एजेंसियाँ इन बदलावों से अवगत रहती है और पर्यटकों को सही जानकारी देती है। कभी कभी ना दोस्तों जैसे वीज़ा का ना नियम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, कभी कोई देश मना कर देता है, कभी कभी कोई वीज़ा रद्द कर देता है, तो वो एजेंसियों को पता होता है, तो आपको वो जानकारी सही देते हैं और जल्दी देते हैं। टूर पैकेज का निर्माण, एक टूर एजेंसी विभिन्न पर्यटक सेवाओं को मिलाकर एक उत्पाद बनाती है जिसे टूर पैकेज कहा जाता है। टूर एजेंसियाँ क्या करती है दोस्तों, 5-6 जगह का एक मतलब 5-6 जगह का ढूंढ लेती है और उनमें से एक पर्यटक को मिला के एक टूर पैकेज बनाती है, ताकि बोलते हैं कि हम 5 जगह को घुमाएंगे। इतनेरी योजना, दिन प्रतिदिन का योजना बनाना कि पर्यटन कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे और कहाँ स्मारक देखेंगे। ये क्या है दोस्तों, इतनेरी मतलब जब आप घूमने जाओगे, एजेंसियाँ बुक करी तो उनका काम होता है कि आप आज का काम क्या है, आज कहाँ रुकेंगे, आज कहाँ खाना खाएंगे, कौन सा स्मारक देखेंगे, ये सब टूर एजेंसियाँ खुद डिसाइड करती है और आप लोगों को एक जरा प्रॉब्लम नहीं होने देगी। कस्टमाइजेशन जो कर देखते हैं पर्यटन की पसंद के आधार पर, जैसे हनीमून पैकेज, एडवेंचर पैकेज या फैमिली ट्रिप पैकेज को बदला जा सकता है। एजेंसियाँ क्या काम करती है, आपको जैसा पैकेज चाहिए उस वैसा पैकेज देती है आपको। लागत में बचत, चूंकि एजेंसियां होटलों और ट्रांसपोर्टों से थोक में डील करती है, इसीलिए वे पर्यटक को व्यक्तिगत बुकिंग में तुलना में कम कीमत पर पूरा पैकेज दे पाती है। यहाँ क्या कहा गया है दोस्तों, जैसे कि पर्यटक जो जो एजेंसियां चलाती है वो ना एक बार में बहुत सा बुकिंग करती है, तो उनको तुलना में बहुत कम दामों पे बहुत ही मतलब कम दामों पे किफ़ायती पैकेज जो हमें मिलता है, वो एक बार में बल्क में बुक करते हैं तो कि उसे सस्ता पड़े और हमें वो सस्ता ही दे देते हैं। सुरक्षा और सहायता, सुरक्षा सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में वे स्थानीय गाइड जैसे गाइड भी दिलाते हैं कि आप कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ पे गाइड कि आपको बताए कि यहाँ क्या है, और 24/7 इंटू मतलब प्रदान करते हैं जो अनजाने देश में बहुत कम आती है। आप कहीं घूमने जाओगे वहाँ पे 24/7 सहायता प्रदान करती है, ताकि आप कभी भी कॉल करो कोई आपके सामने एकदम पहुँच जाएंगे तुरंत, ताकि आपका हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।